सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज फिजिक्स बाय वंशिका। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी थोड़ा सा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था और उसके साथ साथ लास्ट मेथड ऑफ कंडक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, मतलब कूलम्ब्स लॉ चार्ज के कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे फिर आज कूलम्ब्स लॉ। इसको कूलम्ब्स लॉ भी कहते हैं ना, कई जन कूलाम भी बोलेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट देन। चलिए तो भाई मेरे पास एक देखो, तो ये जो कूलम्ब्स लॉ है ना, हम तो कूलम बोले, ठीक है। जो कूलम्ब्स लॉ है ना, फिर तुम्हारे पास ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये कहता क्या है। ये कहता है कि अगर तुम ये दो चार्ज ले लो, ठीक है, ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। वो कहता है, ये सबसे पहले तो इन्होंने कहा, हाँ पहले लास्ट तक हमें ये वाली बात पता थी कि अगर तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हुए तब ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल, ठीक है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव हुए तो अट्रैक्ट करेंगे, है ना, नेगेटिव नेगेटिव फिर अगेन रिपेल करेंगे, है ना। तो लास्ट हमें सिर्फ ये वाली बात पता थी कि अगर तुम्हारे पास लाइक चार्जेस होंगे तो वो रिपेल करेंगे, लेकिन अपोजिट चार्जेस फिर अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो हमें सिर्फ अब हमें ये नहीं पता था कि अगर तुम एक 2 कूलम का चार्ज लो, ठीक है, और एक 4 कूलम का लो, दोनों प्लस प्लस हैं, तो हमें ये नहीं पता था कि ये दोनों कितनी फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो अब ये तो तुम्हें पता था कि अगर तुम्हारे पास एक कूलम का है, एक 2 कूलम का है, एक 2 कूलम का है और ये 4 कूलम का है, ये दोनों अलग अलग केस डिस्कस कर रहे हैं, मतलब केस 1 ले लिया ये तुमने, ठीक है, और ये है केस 2। अब तुम्हें ये वाली बात तो फिर देखने से ही कोई भी बोल देगा कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कम होगा, ठीक है, वो कम होगा एज कंपेयर टू इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। तो फिर जो कूलम्ब्स लॉ है ना, बेसिकली तुम्हें ये बताता है कि इनके जो तुम्हारे पास फोर्स आएगा, तुम्हें मतलब नंबर बता देगा कहीं ना कहीं। सपोज कितना, सबको क्या लिखोगे, सपोज 20 न्यूटन, तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, एग्जाम्पल ही ले लिया, चलो x न्यूटन लिख लेते, ठीक है। इसको x न्यूटन लिखा कि x न्यूटन से रिपेल करेगी, और ये कितने से, फिर सपोज ये क्या नाम है, कितना ले, y न्यूटन से रिपेल करेगी, ठीक है। फिर ये माना गया है, अभी मैंने जो तुम्हारे साथ केस डिस्कस किया ना, फिर मैंने माना था कि इनके बीच की डिस्टेंस सेम है, ठीक है, r, ठीक है। तो फिर तुम देख सकते हो कि जो चार्ज है ना, चार्ज अट्रैक्ट या फिर रिपेल करेंगे, जो उनका जो आंसर था ना वो चेंज हो रहा था, ठीक है। अगर तुम डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, ठीक है, इतना डिस्टेंस कर दे, मैं तो यहीं से बाहर जा रहा होगा, फिर सपोज इतना डिस्टेंस, ये दिख रहा होगा ना, इतना डिस्टेंस कर दिया, तो इन्हीं दोनों के बीच में जो फोर्स थी ना वो कम आ रही थी, सुना तुमने, कम आ रही थी एज कम्पेयर अगर तुमने यही वाले चार्जेस लिए और डिस्टेंस इतना कर दिया, ठीक है। तो यही वाला रिजल्ट जो कूलम्ब्स लॉ है ना, बेसिकली तुम्हें यही बताता है कि चार्ज के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का क्या फर्क पड़ता है दोनों की फोर्स के बीच में। समझ आई बात? एक बार इसको रिपीट में करती हूँ, पहले इसको सुन लो, तुम्हें यहीं से आ जाएगा समझ। तो इन्होंने बेसिकली कहा था कि अगर तुम्हारे पास ये 2 चार्जेस हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q1 इंटू Q2, यानी कि जितने ज़्यादा कूलम के चार्ज होंगे उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन वो सेम वो बोल रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इतने ही, जितना मैग्नीट्यूड इनका बड़ा होगा ना उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। समझ आई ये वाली बात? तो सेकेंड बात इन्होंने बोली कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। वो कहते हैं कि ये जो फोर्स है वो इसके इक्वल है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। एग्जांपल कंसीडर करते हैं, पहले इसको एक बार लिख लो, फिर एग्जांपल कंसीडर करके बता देते हो तुम, ठीक है। ओके, तो इन दोनों को, ये पहला है, ये फर्स्ट इक्वेशन मानी और ये मानी सेकंड, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट लिखो तो जरा क्या आएगा। तो 1 और सेकंड को जब हम कंबाइन कर देंगे हमारे पास रिजल्ट आएगा Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, ठीक है। अभी प्रोपोर्शनैलिटी का तुम्हें पता होगा, मुझे पक्का श्योर है कि तुम्हें पता होगा कि इसको जब हम हटाते हैं, इसको रब कर दो भैया,
इसका तो कोई काम नहीं है अभी, क्योंकि इन दोनों का काम तो इस अकेले ने कर ही दिया ना। तो हमारे पास आया, ये लिख रही हूँ ऊपर वाला, Q1 इंटू Q2 नीचे वाला सॉरी है ना, ओवर आर स्क्वायर था, ठीक है। अब तुम्हें ये वाली बात पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, ठीक है, तुम्हारे पास एक कांस्टेंट तुम्हें देना पड़ेगा। हमने देख लिया है ना, बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह हमने कांस्टेंट, इसकी कीमत हमने इससे चुका दी, ठीक है ना, ऐसे ही बोल रहे हैं। चलो फिर, तो तुम्हारे पास ये आया, ठीक है। अब तुम्हें ये कुछ सिमिलर सा नहीं लग रहा क्या? क्या था जो फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, उसका फॉर्मूला G m1 इंटू m2 बाय में आता स्क्वायर, यही है ना, सेम ही लग रहा है ना बिल्कुल। यहाँ पर सिर्फ चार्जेज है और यहाँ पर मास है, डिस्टेंस स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। फिर ये देखो G और यहाँ सॉरी ये K और ये है G, है ना। तो तुम्हें ये वाली बात पता है कि G क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, है ना, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती भाई, है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स है। अब तुम कहोगे सिमिलर तो लग रहा है, मतलब ये भी होगा, है ना, ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा। तो मैं कहूँगी नहीं, इतनी जल्दी मत आओ कंक्लूजन पे, पहले सुन तो लो, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं है, नॉट अ कांस्टेंट, नॉट अ कांस्टेंट तो है भाई, ठीक है, माय मिस्टेक, कांस्टेंट तो है पर यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। सुना तुमने? चलो लिख भी दिया, अगर सुना नहीं होगा तो लिखा हुआ दिख जाएगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक। अब तुम कहोगे भाई ये क्या है, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। उन्होंने कहा कि अगर सपोज हाँ ये रूम है तो, ठीक है, वो यहाँ पर वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम है मतलब हवा नहीं है ना, सपोज अभी के लिए बोल रहे हैं, वैक्यूम है मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पर प्रेजेंट, मीडियम ही नहीं है कोई भी, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं दो चार्जेस, ठीक है, 1 कूलम का और ये 2 कूलम का यहाँ पर रख दूँ ना, तो इनके बीच में जो फोर्स आएगी ना, सपोज हमारे पास आई, ये वैक्यूम लिया मैंने पूरा, है ना, ये सपोज ये रहा वैक्यूम, इतना बड़ा कमरा तो दिख नहीं रहा होगा, ये जरूर दिख रहा होगा, है ना, ये लिए 2 चार्जेस, इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर रखा r, सपोज 1 मीटर रख लिया, ठीक है। चार्जेस मैंने तुम्हें बोला 1 कूलम लो और इसका लिए 2 कूलम, ठीक है। तो इसका बीच का जो सपोज आंसर कैलकुलेट किया और तुम्हारे पास आंसर आया, वो आया x न्यूटन, ठीक है। तो सिनेरियो सुना तुम, सेकेंड केस हमने यहाँ लिया कि अगर तुमने ये वाला सपोज ये मर्क्यूरी में डाल दिया, है ना, ऐसा ले सकते हैं हम एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल लेने से तो हमारा क्या जाएगा, पर तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मर्क्यूरी ले लेते हैं या फिर कोई मीडियम ले लेते हैं, स्टैंडर्ड से एग्जाम्पल बुक में तुमने भी देखा होगा कि पानी उन्होंने कंसिडर किया हुआ है, फिर इसका तो ध्यान भी है कि K कितना डिक्रीज होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इन्हीं दोनों चार्जेस को, ये 1 कूलम का, ये 2 कूलम का और ये 1 कूलम का, यही रख दिए, तुम्हें लग रहा होगा साइज, फिर वही साइज पे मत जाओ, तुम भावनाओं पे जाओ, ये दोनों सेम ही साइज वगैरह सब कुछ सेम ही चार्ज उठा के बस यहाँ रखें, ठीक है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस था ना वो भी 1 ही मीटर था, पर मीडियम चेंज कर दिया ना, तो अब क्या x न्यूटन फोर्स आएगा? हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं जी, y न्यूटन आ गया आंसर, ठीक है। तो तुम्हें पता लगा कि यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। देखो सारा कुछ सेम लिया तुमने, यही सारी चीजें नहीं यहाँ पर रख दी उठा के, ठीक है, पर आंसर फिर तुम कहोगे अगर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता ना तो इसका आंसर अगर यहाँ x आया तो यहाँ भी x आता, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं फिर ये कैसे वेरी करता है, 2 मिनट रुक जाओ बस। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि जो कूलम लॉ है वो एडन कहता क्या है कि कूलम लॉ कहता है कि जो फोर्स होगा ना इन दोनों चार्जेस के बीच में, जो मैंने बिल्कुल पीछे रखे हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मैग्नीट्यूड के, ठीक है। मैग्नीट्यूड तुम्हें समझ आ गया, मुझे पक्का होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, ठीक है, ये लिखा था। फिर हमने कहा था इस भाई साहब को हटाना है तो ये कीमत चुकानी पड़ेगी, चुका दी भैया, के दे दिया, है ना। फिर हमने इसको इससे कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमें पता लगा, कंक्लूजन ये निकाला कि यहाँ पर जो जी बैठा था ना वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो के बैठा है वो एक कांस्टेंट तो है पर यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। फिर हमने एग्जांपल भी देख लिया था, आ गया समझ। इसी को हम कह रहे हैं कि ये कूलम्स लॉ आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक टर्म, इसी को यही डिफाइन कर देती हूँ मैं, कांस्टेंट वाला, इसको हटा देते हैं। इसको क्या हो गया, चलो
अभी हमारे यहाँ पर फिर क्योंकि हमने के बारे में बताना है ना, तुम्हारे पास ना ये टर्म आती है फिर परमिटिविटी। परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी क्या होता है? देखो परमिटिविटी मैं बताती हूँ तुम्हें क्या होता है, ध्यान सुनो एक बार। तुम्हारे पास क्या है, परमिटिविटी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है मीडियम की, ठीक है। एक बार रुको, एग्जांपल लेते हैं फिर देखते हैं प्रॉपर्टी क्या चल रहा है। ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है ना। अब देखो ध्यान से कि देखो ये क्या है, पहले जो लिखा है वो सुन लो। ये क्या है, प्रॉपर्टी है मीडियम की, जो तुम्हारे पास फोर्स जो तुमने चार्जेस लिए थे वो अफेक्ट होंगे, ठीक है। वो अफेक्ट होंगे अगर तुम मीडियम चेंज करोगे, ठीक है। मतलब जो फोर्स होगी वो अफेक्ट होगी अगर तुम मीडियम चेंज करोगे। तो इसी को हमने डिफाइन किया परमिटिविटी, ठीक है। फिर एक टर्म और आती है परमिएबिलिटी, फिर हम बाद में रखेंगे इसको, तो अगले यूनिट में आएगी। तो हमारे पास ये जो के होता है, फॉर्मूला लिख रही है एक बार को, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या होता है, देखो जो के है ना, ये तुम्हारे पास होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको देखेंगे एक बार, अब इसको टेंशन मत लेना, इसको देख के, ठीक है। फिर ये होता है दूसरा अब देखो ये क्या कह रहे हैं, k इज इक्वल टू बी एप्सिलॉन ओवर में एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन बोल रहे हैं इसको, एप्सिलॉन ओवर में एप्सिलॉन। अब देखो ये क्या होता है, ध्यान से सुनना इसको, एग्जांपल लेते हैं फिर देखते हैं। अब ना ये पाया जाता है यहाँ से, ये तुम्हारे पास ना अगले चैप्टर में आएगा इसका, फिर देख लेंगे जब कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ते हैं तब आता है, फिर इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए देखो, लिख लो, समझ लो, परमिटिविटी हमने पढ़ लिया है। बाकी हम तुम्हें एक एग्जांपल लेके क्लियर कर देते हैं कि कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि अच्छा एग्जांपल फॉर्मूला लिखा था हमने, कितना था, इसको नोट लिख रहे हैं। नोट क्या डिनोट कर रहा है फिर कि हम फ्री स्पेस में हैं, ठीक है। ये लिखा मैंने के। अच्छा एक मैं तुम्हें चीज बताना भूल गई थी, एक सेकंड रुको, पीछे आना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखा हमने, इसको तुम याद रखना। कहाँ बताऊँ, नहीं बता दो क्या, नहीं बता पाए, काफी चीजें लिखी हुई है फिर सब जगह, फिर अब करूँ से लिखना पड़ेगा। देखो ये जो k का वैल्यू होता है ना तुम्हारे पास, ये कांस्टेंट नहीं है, तुम जान चुके थे पहले। ये जो k होता है ना, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास फॉर्मूला देखो क्या बना, F इज इक्वल्स टू बी Q1 इंटू Q2 ओवर में 4 पाई, 4 है ये बिंदी पता नहीं कहाँ से लग गई, 4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एक्चुअल जो फॉर्मूला है ना वो ये है। अब इधर आओ थोड़ा सा, हमने बोला F नोट इज इक्वल्स टू बी Q1 इंटू Q2, इसको इधर आओ भाई, अभी हमें तुम्हारी जरूरत है, तो इसीलिए k को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ से, है ना। तो तुम्हारे पास F नोट का फॉर्मूला ये आ गया। मतलब जब तुम्हारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, और वो कहाँ बैठे हैं, फ्री स्पेस में बैठे हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है। तो उनके बीच की जो फोर्स है उसको मैंने F नोट से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब देखो एप्सिलॉन, सॉरी F, इसको एप्सिलॉन लिख दिया या M लिख देते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन का क्या मतलब है, यहाँ पर तो एप्सिलॉन का कोई यूज ही नहीं है, यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, है ना। M लिख देते हैं, M मतलब मीडियम, ठीक है, मीडियम शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो Q1 इंटू Q2 ओवर में 4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर। अब इसका मतलब समझ लो, जान के इसका मतलब समझ लो अच्छे से। ये क्या कहते हैं, तुम्हारे पास दो चार्जेस, अगेन फिर से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी वो फ्री स्पेस में नहीं बैठे हैं भाई, वो किसी मीडियम में बैठे, ठीक है। और उनके बीच का डिस्टेंस सेम ही है, दैट इज r, ठीक है। अभी हमने समझ लिया, इसको हटा दूं के लिए, चलो फॉर्मूला तो हमने देखा था, ये बन रहा था। हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से जब मैं इन दोनों को डिवाइड करने आओ, देखो डिवाइड करो, क्या बनेगा, यहाँ से आएगा F इज इक्वल टू मीडियम लिख रहा हूँ, Q1 इंटू Q2 ओवर में 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू लिखी थी,
एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहाँ पर आया आर का स्क्वायर, ठीक है। तो एफ एम कितना आएगा Q1 इंटू Q2 ओवर में, यहाँ पर ना इसको इधर रख देते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको ऐसे लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ये रख दिया के, ठीक है। कापा होता है, इसको कापा बोलते हैं। ये वो वाला के नहीं है जो हमने यहाँ लिया था, ठीक है। इसका नोट थोड़ा सा अलग से करते हैं इसको, फिर ऐसा ना लगे कि दोनों सेम है ना, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा होता तो है, ये बोल्ड सा करके लिखा हुआ है सपोज ये रहा, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं है, वो वाला के और ये वाला के, बताया था ना, क्योंकि क्या है, ये तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना। अब आओ यहाँ पर, ये हमने पढ़ लिया है, तुम्हें याद भी हो गया होगा, नहीं याद होगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला कापा ऐसे लिखना है, रब करने से पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, ओके। तो अभी आए हम यहाँ पर, ये उल्टा जाने की आदत है थोड़ी सी, यहाँ से अभी हम यहाँ पर आए हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, एफ एम इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ रहा है आर का स्क्वायर बच गया, अभी कापा सा ये लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। तो तुम मेरे को एक बात बताओ, Q1 इंटू Q2 4 पाई एप्सिलॉन आर का स्क्वायर कहाँ देखा था, यहाँ देखा था, ठीक है। तो इसका वैल्यू, पूरे का वैल्यू क्या है, एफ नोट। हमने इस पूरे का वैल्यू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर का पूरे का वैल्यू एफ नोट है, वो यहाँ रख दिया, ठीक है। इस पूरे की जगह मेरे पास आएगा मतलब एफ नोट बाय में के कापा, ठीक है। तो ये इसको लिखा मैंने, यहाँ पर आ रहा है एफ नोट बाय में एम। अब इसे समझने की कोशिश करो, देखो ये क्या रही है तुम्हें, है ना। अभी समझ लिया तो इसको रख कर देते हैं, क्योंकि हमें अब इससे मतलब है, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, एफ एम इज इक्वल टू एफ नोट बाय में ये कापा, ठीक है। उसने कहा कि जो फोर्स है ना, मीडियम फोर्स, मीडियम वो क्या करती है, डिक्रीज करती है ना, कितने फैक्टर से, इतने फैक्टर से। पता लगा कि तुम्हारे पास कहने का मतलब ये है कि जो एफ नोट होता है, इसका सिर्फ समझ लो तुम, ये आ गया कापा टाइम्स ऑफ एफ एम, ठीक है। मतलब फ्री स्पेस में सबसे ज्यादा फोर्स लग रही है, ठीक है, मीडियम के कंपैरिजन में, ठीक है। समझ आ गई बात, ये क्या कहते हैं। चलो, ये आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा ये। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सुंदर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको पता नहीं क्या हो गया है, इसकी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद क्या बताना था, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। आ जाओ भैया, अच्छा ठीक है, आ गया। तो हमारे पास आ रहा है यहाँ से फॉर्मूला हमने पढ़ा था, F इज इक्वल टू बी के टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 वाई में आर का स्क्वायर, जो कि आपने अच्छे से देखा था। के का वैल्यू आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पर आ रहा है Q1 इंटू Q2 और यहाँ पर आ गया आर का स्क्वायर, ठीक है। फिर अब हमें ना एक चीज़ डिफाइन करनी है यहाँ से, चलो फिर करते हैं, पहले कर लेते हैं फिर बताते हैं क्या है। हम क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हारे पास Q1 इज इक्वल टू बी Q2 हो जाए और वो एक कॉलम का हो जाए एंड उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 1 न्यूटन का हो जाए, ठीक है। तब तुम, सॉरी 1 मीटर आएगा, 1 मीटर आएगा इधर, है ना, 1 मीटर का हो जाए, तब तुम्हारे पास ये जो फोर्स है वो कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तब तुम्हारे पास ये इसको सी लिख देते हैं, समझ ही रहे हो तुम, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा, मेरी सीधी लग रही है, चलो इधर आओ भी। F इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर ओवर में 4 पाई का वैल्यू तुम्हें पता है 3.14, और इसका वैल्यू याद रखना, इसका होता है 8.94, पता नहीं 8.89 ऐसे कुछ होता है, चेक कर लेने एक बार। 10 की पावर -12 जरूर होता है, 8 पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आएगा, फिर इसका यूनिट भी होता है मीटर का स्क्वायर, तो ठीक है, तो 1 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो इसका वैल्यू आता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन,
ठीक है, देखना सही तरह से, तो मुझे ये इसका वैल्यू आता है। यानी कि अब क्या कह रहे हैं, जब तुम्हारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, और अच्छा ये एप्सिलॉन नोट का, ठीक है, मैंने बताया था तुम्हें वाला वैल्यू। एप्सिलॉन नोट मतलब कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं इसको। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू फिर इतना होता है। फिर उसके बाद बोला कि हमने जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे देन वी आर गोइंग 8.85 होता है, ठीक है, मैंने गलत लिखा है 8.85, और इसको अच्छे से लिख देती हूँ मैं। चलो f इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर ओवर में 4 पाई 3.14, यहाँ पर आएगा 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। इसका भी यूनिट होता होगा, वो हम निकाल भी सकते हैं। कूलम स्क्वायर पर मीटर पर, इसका यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर मीटर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर इसका यूनिट होता है। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर कुछ नहीं होने बचा, तो इसका वैल्यू ये इतना आता है, ठीक है। तो अब हम बोल क्या रहे हैं, यहाँ से कह रहे हैं कि जब तुम्हारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, और कितने कितने कूलम के, 1 कूलम के हैं दोनों, और अगर हम उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर रखें, तो उनके बीच की जो फोर्स होती है वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आती है, ठीक है। मतलब दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को इतने फोर्स से रिपेल करने वाले हैं, देखो कितनी बड़ी यूनिट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये हमने देख लिया। अच्छा, फिर इधर से ही हम 1 कूलम का भी जो है डेफिनेशन बता सकते हैं, है ना। क्या है कि 1 कूलम क्या है, वो चार्ज है, ठीक है, जिससे हमारे पास कितने की फोर्स फील करेंगे, मतलब एक चार्ज दूसरे पर कितने की फोर्स लगाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 के फोर्स लगाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं अब आगे, इसको रब कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स तो देखेंगे। तो अच्छा, वेक्टर फॉर्म से पहले सबसे पहले एक्सपेक्टेड फिर यही होता है कि बच्चे को ये पता हो कि वेक्टर क्या होता है, ठीक है। वेक्टर तुम्हें तो पता है, तुम तो होशियार बच्चों। क्या होता है वेक्टर, तो वेक्टर वो होता है जिसके पास डायरेक्शन होती है, है ना, डायरेक्शन होती है। तो ये देख लो, एक डायरेक्शन होगा, कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, चाहे एक का, है ना। चलो हम क्या कह रहे हैं, फिर ये वाला वेक्टर का वो रहता है, ये अभी ये मत सोच लेना, ये भी एक वेक्टर शो किया, मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ इधर से, जिसमें जो ये है, ये वाली लाइन, ये क्या शो करती है, ये शो कर रहा है तुम्हें मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो है ये क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, ठीक है। इसी को हम बताते हैं कि ये वेक्टर है, पता लग गया, ये होता है वेक्टर। अब फिर हम शुरू कर रहे हैं, अब वेक्टर फॉर्म। अब देखो, तुम्हें कैसे पता कि कूलम्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इससे पहले मैं ये चीज़ बताना भूल गई तुम्हें कि जो तुम्हारे पास ये जो कूलम्स लो है ना, ये लिखा है कूलम्स लो, ये जो कूलम्स लो है ये किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है भाई। अब फिर से वही क्वेश्चन में से क्वेश्चन उठता रहता है कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। फिर अगर यही नहीं पता तो होगा नहीं ना, आगे समझ आएगा ही नहीं कि पॉइंट चार्जेस है, रट्टा लगा दिया। तो रट्टा लगाने से समझ तो लेकिन कुछ नहीं आएगा ना। तो पॉइंट चार्जेस होते हैं, देखो पॉइंट चार्जेस का डेफिनेशन तो नहीं दे रहे, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कोई भी चीज़, सपोज तुम कहाँ बैठे हो, कहाँ देखें, सपोज ऐसे ही कोई 20th फ्लोर पे तुम गए, ठीक है, वहाँ से जब तुम नीचे देखोगे, सपोज ऐसे कोई सड़क है, ठीक है, बिल्कुल तुम्हारे पास रोड पर बिल्कुल तुम्हारा घर है, 20th फ्लोर पे जब तुम गए, सपोज तुम्हारे पास 20th 20 फ्लोर बन गए, है ना, 20th फ्लोर पे जब तुम जाओगे
ये रहा है, अभी ये बना भी लेते हैं यहाँ पर। ये तो हमारे हिसाब से है ही है, ठीक है। ये रहा 20वां फ्लोर और यहाँ पर हो तुम, ठीक है। कूदना नहीं है यहाँ से। और यहाँ पर जब तुम देखोगे ना, ये गाड़ियाँ जा रही हैं, देखो बहुत सारी ट्रैफिक चल रहा है यहाँ पर, बहुत बहुत जाम लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारा कुछ है, दिख रही है तुम्हें। तुम्हें क्या लगेगा यहाँ से कि ये ना गाड़ी मतलब बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है। तो मैं ऐसे कर रही हूँ वहां से और वो गाड़ी छुप गई, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं पॉइंट चार्ज। अब देखो समझो ध्यान से, कह क्या रहा है कि पॉइंट चार्जेस, पॉइंट सबसे पहले तो पॉइंट, कोई भी चीज को पॉइंट कब कह रहे हैं कि पॉइंट कब होता है। 20 का चार्ज से कोई लेना देना था नहीं, वैसे पॉइंट बताने की कोशिश करें कि किसी भी चीज को हम पॉइंट चीज कब कहते हैं, जब उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज तुम्हारे पास ये एक पर्सन है और ये कार है, ठीक है। ये एक बंदा है, कोई भी ये कार है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब ये अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा हो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मतलब आर बहुत ज्यादा है इसके साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको तुम देख रहे हो, अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया है एज कंपेयर टू साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ जो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है वो वैलिड है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही, ठीक है। मतलब उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए अगर तुम चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा ले रहे हो, ठीक है। सो दैट कि वो सबसे पॉइंट लगे, ठीक है। वैलिड हो गया है पॉइंट चार्जेस के लिए। अब बताते बताते फिर भूल गई मैं। वैलिड हो गया पॉइंट चार्जेस के लिए, अगर मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगी अगला पॉइंट, ठीक है। ये मेरे को याद हो गया कि ये मैंने बता दिया है, वैलिड होता है पॉइंट चार्जेस के लिए। फिर हम कूलम्स वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं कूलम्स लॉ की, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म देखने से पहले तो अब तो शुरू करते हैं, हो गया बता दिया मैंने वेक्टर क्या होते हैं। ये तुम्हारे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, तुम्हें लग रहा है तो बहुत बड़े। और फिर मैं कहूँगी भावनाओं को समझो तुम, ऐसे सिर्फ ये जो मैंने लिखा उस पर मत जाओ, तो मैं बोल रही हूँ वो समझो कि सपोज इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, या फिर ठीक है फिर वही कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उनका जो साइज है वो तुम्हें ऐसे लगे कि पॉइंट है, मतलब बिंदी जैसे बैठी है बिल्कुल वहाँ पर। तो हमने कहा, हाँ एक बार आ गया हमने कि सबसे पहले तो हमने कहा था कि जो कूलम्स जो है वो पॉइंट चार्ज जिसके लिए वैलिड है। और दूसरा हमने कहा कि ये क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। अच्छा, और ये जो इनके बीच में जो फोर्स लग रही है ना, ये लाइन ऑफ एक्शन का कॉन्सेप्ट अगर तुमने सुना हो, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है कि अभी बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई भी बंदा है, इसने इसको फोर्स लगाई, ठीक है, ये फोर्स लगाई। देखो अब तुम ऐसा तो नहीं है ना, अगर तुम फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगा रहे हो, डब्बा किसी और डायरेक्शन में, मैं सब फोर्स को तो फोर्स में नहीं लगाई होगी। अब ध्यान सुनो, मैं फोर्स इसको इस डायरेक्शन में लगाऊंगी तभी इसी डायरेक्शन में जाएगा ना, ठीक है। मैं इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगा, अब ये तो है नहीं है कि उठ के इस डायरेक्शन में चला जाएगा वो, ठीक है, या फिर ऐसे चला जाएगा। जब इस लगाऊंगे तब ये तो ऐसे जाएगा ना, ठीक है। तो इसी को कह रहे हैं कि हम लाइन ऑफ एक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में फिर डिस्प्लेसमेंट भी आ गई, फोर्स का कंसेप्ट बता रही थी, ठीक है। तो यही क्या कहते हैं कि सबसे पहली बहुत बात कि ये सेंट्रल फोर्सेस को के कंसेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है। कि मतलब जो फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगी ना वो सेंटर से लगेगी, ठीक है। और दूसरा मैंने तुम्हें बताया कि लाइन ऑफ एक्शन के को फॉलो कर रही है ये वाली कंसेप्ट। मतलब जब तो ये इस पर फोर्स लगाएगा तब ऐसा नहीं होगा कि ये उधर चला गया या इधर चला गया इधर चला गया, ठीक है। अगर ये फोर्स इसको इस डायरेक्शन में लगाएगा तो ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बता दिया ये वाली बात, ओके। अब हमें याद आ ही गया था, इसको रब कर देते हैं, हमें इसकी नींद तो नहीं खुला है। चलिए
चलिए शुरू करते हैं फिर। दो चार्जेस हैं जो बहुत छोटे हैं एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। उसी के साथ हमने शुरू किया कि अगर ये जो चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगा है, ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जब मैं ये बोल रही हूँ ना तुम्हें कि ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, वैसे तो मुझे लगता है ये जो कंसेप्ट है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमें डिस्कस करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, बुक में ऐसे तो हमें चलना पड़ रहा है। तो ये जो है ना इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने माना है कि पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब तुम्हें हम डिस्कस इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि तुम्हें थोड़ा बेस पता है कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव फिर वो रिपेल करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब तुम्हें क्या लगता है कि ये इसको रिपेल ही करेगा ना, ये सेंटर से अभी थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाए तो फिर समझ लेना लगूंगी, क्योंकि मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो तुम देख ही लोगे और देखा ही होगा अभी, है ना। हम क्या कह रहे हैं कि ये इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो इसको ध्यान से सुनना बस यहाँ से कि हम क्या किसके ऊपर फोर्स लगी, 2 पर। किसने लगाई, 1 ने लगाई, ठीक है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। इसको मैंने तुम्हें बोल दिया है, ध्यान से सुन लेना इसको। मैंने बोला क्या इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो मैंने तुम्हें बोला फोर्स किसके ऊपर लगी, सेकंड पर। किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से। तो इसीलिए बोला हमने फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको ऐसे लिखा, ठीक है। अब मैं सिर्फ बात इसी की कर रही हूँ। देखो अब जब मैं तुम्हें ये वाली बात बोल रही हूँ ना कि ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो उस वक्त हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इसके ऊपर ये कोई फोर्स ही नहीं फील कर रहा है। समझ आई बात? मतलब हम इसके क्या नाम है उसको, तुमने ये वाली बात सुनी होगी, उसका वर्ड नहीं मुझे ध्यान आएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ध्यान से सुनो, एक बात इसको बताती हूँ वाला, ये उसने बोला ये न्यूक्लियस है। अब तुम्हें ये वाली बात पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। अभी के लिए सिंपलिसिटी के लिए मैं मान रही हूँ कि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जब तुम इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब इसकी जगह अगर तुम बैठे होते, ठीक है, पॉसिबल नहीं है बट फिर भी हम सोचने में तो कुछ भी पॉसिबल है ना, फिर सोच तो सकते ही है ना। तो उन्होंने बोला, अगर उन्होंने तो नहीं बोला, खैर बुक वाले तो कुछ नहीं बोल रहे इसके बारे में, ये तो चैप्टर दूसरा चल गया। तो चलो हम कह रहे हैं, अगर हम अज्यूम कर रहे हैं फिर कि हम इसकी जगह बैठे हैं, ठीक है, तो हमें लगेगा कि मेरे आसपास एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। लेकिन अब तुम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने जरा, मतलब इसकी जगह इसमें बैठना, ठीक है। तो हम कहेंगे कि मैं तो स्टेशनरी हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो प्रोटॉन है ना वो घूम रहा है। समझ आई बात? जैसे ट्रेन में भी, अगर ये ट्रेन है ना, ये वाली जो ट्रेन है, अगर यहाँ पर तुम सपोज यहाँ पर तुम बैठे हो और सपोज तुम बैठे हो इधर, हम किसी को नहीं देख रहे हैं कि और कौन बैठा है, हम कह रहे हैं बिल्कुल देखा होगा ये वाला, तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पर अगर कई बार ऐसा होता है ना कि 2 ट्रेन साथ साथ खड़ी है, ठीक है, वही सिनेरियो, यहाँ एक ट्रेन में मैं हूँ, एक ट्रेन में, बस हम ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि सपोज चली वो दूसरे वाली ट्रेन है ना, और हमें लगता है कि हम चले ऐसा, लेकिन जब थोड़ा देर बाद पता ही लग जाता है कि हम नहीं चले भैया, ये वाली ट्रेन थी, हमारी ट्रेन पता नहीं कब चलेगी, ठीक है। तो चलो फिर यही कंसेप्ट क्या कह रहे हैं, इसी को मैं बोल रही हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। क्योंकि तुम्हें लगा उस वक्त कि तुम उसके फ्रेम में बैठे हो। आया बात समझ? मुझे ये वाला कंसेप्ट बहुत बढ़िया लगता है। तुम कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें कैसे लगा। फिर से अच्छा ऐसे खिचड़ी ना बन जाए, इसलिए सेग्रीगेट कर देते हैं चीज़ों को। हमने कहा कि इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द, इसमें ऐसा कुछ भी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बच्चा ये सोचे कि इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा है, तो ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, क्योंकि हम उस वक्त सिर्फ ये मान रहे हैं कि इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही है, सिर्फ यही इसके ऊपर फोर्स लगा है, ठीक है। जबकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ना, है ही नहीं। बट हम जस्ट चीज़ों को मतलब एक रिजल्ट निकालने के लिए ना सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि फिर सिंप्लीफिकेशन से ही, सिंपल थिंग्स से ही फिर हम कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बोला कि इट्स ऑल अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। चलो अगर समझ ना आया हो तो फिर वीडियो एक बार पीछे करके देख लेना, तुम्हें समझ आएगा, ठीक है। अदरवाइज फिर हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि हम तो आगे चल रहे हैं। फिर देखो, फिर हमने कहा कि इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, फिर हमने कह दिया फोर्स ऑन 2, किसकी वजह से, 1 की वजह से। अब देखो कुछ डिस्टेंस है इसके बीच में, कितना, r है ना। अब ना ये वाला सिंपल हम इसलिए नहीं करें क्योंकि किताब तो आपने भी खोली होगी है ना, तो आपने देखा होगा यहाँ पर तो इन्होंने पता नहीं R12 लिखा था
या फिर R21 लिखा था, पर इस दोनों में से तो कुछ लिखा था, है ना। ये सच्ची में होता तो है कंफ्यूजन, मतलब लेकिन अगर बच्चे को पता होगा कि R1221, वैसे तो मैं बता देती हूँ इसका एक मतलब, ठीक है, फिर एट द एंड कंक्लूजन पे आता है कि सबसे पहले तो हम लिख रहे हैं इसको R12। अब तुम बोलोगे भैया आपको कैसे पता, दीदी या फिर मैडम जो भी कहना चाहो, कि आपको कैसे पता कि जो R12 है वही आएगा, R21 क्यों नहीं आया। मैं बोलूँगी भैया सबसे पहले तो तुम ऐसा करो कि हम यहाँ पर आओ, है ना, थोड़ा सा बेस पक्का कर लेते हैं। तुम्हें अगर कोई स्केल दे, ठीक है, और ये 1 है यहाँ पे, ये बिल्कुल एंड पे 1 है और यहाँ पर 3, इतना ऐसा स्केल। अब तुम्हें कोई बोले लेंथ निकालो भैया कितनी है इसकी, है ना, तो हम क्या बोलते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यही करते हैं ना। तो यहाँ पर आया 2, है ना, तो यहाँ पर आ रहे हैं कि अगर ये a है तो b, लेंथ कितनी होगी p माइनस a, ऐसे ही करते हैं ना, समझ रहे बात। तो हम क्या करें, यहाँ से तुम देख रहे हो यहाँ तक, है ना, इसके ऊपर यहाँ तक सेंटर तक फोर्स लगेगा इसके, तो यही मैंने डिस्टेंस भी ले ली, इसको यहाँ तक लेना, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अब ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, फिर R यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, R12 इज इक्वल्स टू बी R2, वेक्टर लिख रही हूँ मैं इसके ऊपर, वेक्टर मैं बताना भूल गई, R2 माइनस R1। अब तुम ऐसा मत सोचना कि बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद एक बार मैं उसको देख भी लेती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मुझसे छूट गई, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम मुझे याद आ जाएगा, फोर्स का वेक्टर क्वांटिटी वाला बताना है तुम्हें, है ना, वेक्टर क्वांटिटी, अच्छा ये तो ठीक है, ये बताना था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मेरे से पता कूलम्ब फ्लो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें जो फोर्स इन्वॉल्व है ना वो वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा फिर से वापस आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने कहा, अब देखो, अगर तुमने कहा कि हमने इसके फ्रेम से तो देख लिया, अब यहाँ पर आ जाते हैं, जब मैं इसके यहाँ पर बैठी होंगी ना, मुझे लगेगा कि मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो कैसे लगाया, F फोर्स लगाई 1 पर, किसने लगाई, 2 ने, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी लिख दिया, तुम्हें पता होगा डायरेक्शन शो कर रहा है, तो समझ ही आ गया होगा, है ना। फिर अब हम कहेंगे इसके यहाँ से जब हम लिखेंगे ना, हम लिखेंगे R21, मतलब कि R21 इज इक्वल टू बी R1 माइनस में R2, ठीक है, समझ आ गया इतनी बात। चलो आओ फिर यहाँ से हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आओ, F वेक्टर 21, ठीक है, फोर्स लगी है 2 पर, किसने लगाई, 1 ने लगाई, फोर्स लगी 2 पर, किसने लगाई, 1 ने लगाई, फिर से बोल रही हूँ, फोर्स लगी 2 पर, किसने लगाई, 1 ने लगाई, ठीक है, फोर्स लगी 2 पर, किसने लगाई, इसने लगाई। तो फॉर्मूला तुम देख चुके थे, के ही लिख रहे हैं हमें, एक मीडियम तो चेंज नहीं ना किया क्योंकि कांस्टेंट ही है, एक ही मीडियम है मतलब, ठीक है। तो Q1 इंटू Q2 बाय में आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी देखना है, 1 मिनट रुको, इसको हटाते हैं अभी। अच्छा ये रहा, क्या नाम था इसका, R, इसकी बात कर रहे हैं ना, इसको रहने देते हैं अभी, ये पंगा पाएगा फिर। यहाँ से R12 का वेक्टर है, ठीक है, यहाँ इसको स्क्वायर आएगा ऐसे भी, फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो मैंने इसके ऊपर वेक्टर नहीं लिखा ना, तो यहाँ भी डायरेक्शन नहीं शो करेगी, मैंने वेक्टर लिखा, अब ये क्या शो कर रहा है तुम्हारे पास, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड है ना ये। फिर मैग्नीट्यूड तुमने यहाँ तो वेक्टर लिखा, मैग्नीट्यूड लिख के छोड़ दोगे क्या, वेक्टर भी तो बनाना पड़ेगा इसकी डायरेक्शन। तो हम लिखेंगे वो R12 का कैप, ये कैप का पता है तुम्हें, इसको क्या कहते हैं, हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। आप देखो किसी भी यूनिट वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट, नो 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 नो, ऐसे नहीं होगा रे, ऐसे होगा, है ना, ये बन गया ऐसे, पता लग गया है यूनिट वेक्टर क्या होता है। फिर वो यूनिट वेक्टर, फिर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है और डायरेक्शन वो तुम्हें शो करने के लिए आया होगा, ठीक है। ओके तो शुरू कर रहे हैं हम शुरू तो हो ही रखा है सबका, तो ये वाला तुम्हें समझ होगा, इसलिए हमने बताया था, थोड़ा बहुत सा तो हो गया होगा समझ, ठीक है। अब यहीं पे लिख रहे हैं तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, छोटा सा कंसेप्ट है ये लिख दिया मैंने अभी, ये इसको भी इसके साथ मैग्नीट्यूड और फिर डायरेक्शन देने के लिए बैठा है, ठीक है, डायरेक्शन भी दिया। फिर अब आओ तुम, ये कह रहा है कि जब भी इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो हम कह रहे हैं हाँ जी आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वाला तो हमने सोचा ही नहीं, ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं कभी। यहाँ पर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21, अब तुम्हें समझ आ गया होगा, हम ज़्यादा एक्सप्लेन तो अभी तुम्हें इतना बढ़िया कर ही दिया है,
यहाँ पर आएगा फिर R21, ठीक है। अब तुम्हें यही थी वेक्टर फॉर्म, है ना। अब तुम बोलोगे कि बहुत सारी बुक्स में फिर ये भी लिख सकते हैं, तुम इसी को खोल के लिख सकते हो, इसी की जगह ये लिख देना, वो बन जाएगा, ठीक है। फिर इसकी जगह ये वेक्टर की फॉर्म में लिख देना, तो खत्म। ओके, फिर अब तुम इसका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहीं से निकाल सकते हैं। कैसे, यहीं कर दी, मन तो कर रहा है यहीं कर दो। चलो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको। चलो वो क्या कहता है, यहाँ पे देखना, इसको बना लूँ मैं एफ वेक्टर, इसी को चेंज कर देते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुना। अब तुम्हें ये वाली बात पता है कि अगर मैं यहीं पे लिख रही हूँ इसको, ये तो था ही, इसको मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ इसमें से, ठीक है, R1 वेक्टर, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये क्या बन जाएगा, R12 वेक्टर ही था अभी, तो तुम तो कह रहे थे यही था, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है, ये कौन है, ये मैंने दिखाने के लिए लिख देते हैं एक बार। R12 वेक्टर कितना आएगा, R1 वेक्टर माइनस R2, मतलब मैंने बता दिया था, ठीक है। फिर ये आ गया है इसकी जगह, ये बना माइनस में R12 212 तो हो गया 21 वेक्टर, ठीक है। ये देखो गलतियाँ ही नहीं हटती हैं, पता नहीं कब खत्म होगी ये गलतियाँ, ठीक है ना, समझ आ गया। ओके ओके ओके, तो देखो भाई इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं कि अगर मैं देखो R12 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ R21, तो मैं भी यहीं पर मैंने यही किया है, जब मैं इसको इसकी जगह ये लिखा तो मुझे माइनस यहाँ इंसर्ट करना पड़ा, ठीक है। अब तुम मुझे बात बताओ, K Q1 Q2 ये पूरा फिर यहाँ पे कर सकते हैं ना, अभी स्क्वायर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो ठीक है। स्क्वायर का तो फिर वो पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि इवन पावर है ना, इसलिए। अब इधर आओ, ये जो पूरी कहानी इसकी नहीं लग रही क्या, लग रही है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख रही हूँ अभी, F21 इज इक्वल टू बी माइनस, यहाँ बैठा है, ये किसका आंसर है देख लिया ना, ध्यान से देख लो इसको, बिल्कुल वही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो पूरा K Q1 Q2 माइनस को माइनस बैठा है बस एक्स्ट्रा, ये देखो और ये देखो, ये देखो और ये देखो, तो इसलिए मैंने इसकी जगह, अभी यार क्या गड़बड़ होगी, ये देखो फिर से मैं वही कहूँगी, भावनाओं को समझना, तुम्हें समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। ये गलती से मिस्टेक हो गया हमसे, यहाँ पर आओ, एफ वेक्टर 1 2, ठीक है, यही तो कहता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो यहीं तक हमारे पास प्रूफ हो गया है कि न्यूटन क्या कहता है भैया, वो फिर से स्टैंडर्ड्स में हर एक रिएक्शन का, हर एक एक्शन का एक अपोजिट और इक्वल रिएक्शन रहता है, ठीक है। ओके, तो फिर हमने ये अच्छे से वाइंड अप कर दिया है, आई थिंक सो। अच्छा, जो फिर ये मिस्टेक हुआ ना उसको देख लेना ध्यान से, समझ आया ना। ये हमने करा क्या, वही ये फोर्स 1 पर लग रही, किसकी वजह से, 2 की वजह से। फोर्स 1 पर लग रही है किसकी वजह से, 2 की वजह से, तो फिर इसके डिस्टेंस भी इसी का ही लेंगे ना यहाँ से, ठीक है, R21, ठीक है। फिर यहीं पे क्योंकि फाइनल ये होगा और फिर इनिशियल होगा, फिर R1 माइनस R2 अगर समझ। तो चलते हैं फिर, आई थिंक सो हुई है एक के